बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फॉर बीजेटी एम्पलीफायर। राइट, बीजेटी एम्पलीफायर का आज हम लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखते हैं कि भाई क्या चक्कर होता है वो। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, जस्ट रिकैप जो हमने पिछला समझने की कोशिश की थी। वो ये थी कि ये आपके पास फ्रीक्वेंसी जैसे बढ़ना शुरू होती है तो 70% जो आपके पास बैंड बनता है 70% से, जहाँ पे 3 dB का आपके पास फिगर आता है, ये आपके पास मिड फ्रीक्वेंसी होती है सारी की सारी। F1 से स्टार्ट होता है, F2 पे ख़त्म होता है। F2 माइनस F1 को हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ। ओके, ये आपके पास बैंडविड्थ होती है। इसकी बड़ी डिटेल डेफिनेशन है बैंडविड्थ की। बाय द वे, ग्राफिकली और स्केच के एतबार से समझने के लिए बैंडविड्थ को आप इस एंगल से समझ सकते हैं। आपने कभी सुना होगा कि ये जो घर पे नेट लगवाया हुआ है, PTCL की बैंडविड्थ कम है, इसकी बैंडविड्थ वगैरह ज़्यादा है। तो बैंडविड्थ आपको पता हो, जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उसका मतलब है नंबर ऑफ़ यूज़र्स उतने ज़्यादा आ सकते हैं। चलो वो एक अलग बात है। फ़िलहाल सिर्फ एक छोटा सा रिकैप था। और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो है 1/2πRC। ये भी हमने पिछला जो हमारा हमने RC सर्किट की एग्ज़ाम्पल की थी उसमें हमने ये बात समझी थी। आगे चलने से पहले यहाँ पर एक चीज़ आपने अपने जहन में बिठानी है कि फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कैपेसिटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी आपके पास बहुत कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा करनी है, इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर आपने बहुत कम करना है। राइट, कैपेसिटेंस, सॉरी। आई होप कि ये बात अब आपने अपने जहन में एक स्केच बिठा लिया होगा। अच्छा, अब वही मशहूर ज़माना वोल्टेज डिवाइडर एम्पलीफायर। इसका DC एनालिसिस अलग, इसका AC एनालिसिस अलग आप लोगों को आता है। आप लोगों को DC एनालिसिस के ज़रिए इसके करंट्स और AC एनालिसिस के ज़रिए इसके वोल्टेज गेन वगैरह कैलकुलेट करने आते हैं। आई एज्यूम कि वो सब चीज़ें पता हैं। अब हम ज़रा एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हम पता है क्या कर रहे हैं। अब मैं फ्रीक्वेंसी की इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि CS की वजह से CC कपलिंग कैपेसिटर, CE और यहाँ पे जो बाईपास कैपेसिटर है, एमीटर को जो बाईपास कर रहा है, और ये इनपुट कैपेसिटर इसको मैं कहूँगा, इन कैपेसिटर्स की वजह से फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या क्या बन सकती है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या क्या हो सकता है इन 3 कैपेसिटर्स की वजह से। राइट, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो CS है, जो इनपुट कैपेसिटर है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैंने इक्वेशन पता है किस तरह बनानी है। मैं ऐसे करता हूँ कि ये इनपुट कैपेसिटर है, बाकी यहाँ पे मेरे पास जितना भी सर्किट है इसका मैं एक थेवेनिन इक्विवेलेंट जो सर्किट है ना वो यहाँ पे लगाऊंगा। ओके, तो क्या है, ये आपके पास पूरे का पूरा ये सर्किट होगा, इसको मैं कह देता हूँ सिस्टम। ओके, इसका मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करूँगा। अब चूँकि आप फ्रीक्वेंसी की बात करें, दैट मीन्स कि आपने इसका AC एनालिसिस ही करना है। AC एनालिसिस में आप क्या करते हैं कि ये जो आपके पास याद वोल्टेज सोर्सेज है इनको शॉर्ट कर देते हैं। राइट, इसका मतलब ये होगा कि ये R1 भी ग्राउंड की तरफ जाएगा, यहाँ से R2 भी ग्राउंड की तरफ जाएगा, और ये इधर से आपके पास बीटा RE होता है, बेसिकली RE ही होता है। इसकी जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है, स्मॉल RE जिसको कहते हैं, वो है, और ये यहाँ से बाईपास होकर चला जाएगा। क्योंकि आप सिर्फ इस कैपेसिटर को एनालाइज करें, दैट मीन्स कि बाकी जो जितने भी कैपेसिटर्स हैं ना, आप उनको शॉर्ट ही कंसिडर करें। जब मैं CS की बात कर रहा हूँ तो फिर बाकी कैपेसिटर्स को मैं शॉर्ट ही कंसिडर कर रहा हूँ। इसके बाद अब क्या होगा, अब ये जिस तरह मैंने आपको बताया, ये CS हो गया, R1 R2 और यहाँ से बीटा RE। ये बीटा RE मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि मैं इस करंट के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। जब उल्टा चलूँगा तो फिर वो रेजिस्टेंस रिफ्लेक्टिव रूल आएगा, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, ये RS, ये RI। अगर इस सर्किट के हिसाब से देखो तो RS और RI सीरीज़ में है। राइट, तो ये RS हो गया, और RI क्या है,
R1 पैरेलल टू R2, R2 पैरेलल टू बीटा RE, राइट। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी इस कैपेसिटर की वजह से ये होगी, राइट। इसकी वैल्यूज़ आप जिस तरह कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, फ्रीक्वेंसी इसका मतलब है कम होगी। हाई फ्रीक्वेंसीज़ पे क्या होगा, आपकी कैपेसिटर की वैल्यू बहुत कम होगी और दैट वुड बी लाइक नियर टू शॉर्ट सर्किट, ओके। तो ये हाई फ्रीक्वेंसीज़ का ये मामला होता है। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि कैपेसिटर की वैल्यू जो है आपके पास ये बहुत ज़्यादा है। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा, अब ये जो कपलिंग कैपेसिटर है ना, मैं ज़रा इसका इम्पैक्ट देखता हूँ, मैं इसका इम्पैक्ट आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस वैसे लगा दिए, जो हम दूसरी एग्जांपल्स कर रहे होते थे वहाँ पे लोड रेजिस्टेंस नहीं होती थी, लेकिन इस एग्जांपल में हम लोग लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। तो क्या है, ये कपलिंग कैपेसिटर RL और ये पूरे का पूरा हमारे पास, इसको मैं कह देता हूँ सिस्टम। तो क्या है, यहाँ पर मेरे पास R आउट प्लस RL ये मेरे पास लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ। R आउट क्या है, R आउट यहाँ पे इसकी जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो थेवेनिन इक्वलेंट बनेगा, इसको मैं कहूँगा R आउट, ओके। और वो किसके बराबर है, RC पैरेलल टू R आउट। ये जो स्मॉल R आउट है वो है इसका, आपके पास ये जो BJT है इसका है R आउट, जो स्मॉल RO है इसका। यहाँ पे सॉरी RC है, मैं गलती कर गया, होल्ड ऑन, ओके। तो R आउट यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा, ये भी ग्राउंड की तरफ, ये भी ग्राउंड की तरफ ऊपर। और यहाँ पे मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो VI है ना मेरे पास, ये ज़ीरो है। तो देयरफॉर मेरे पास जो कपलिंग कैपेसिटर की वजह से फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब आते हैं हम अपने एमीटर कैपेसिटर की तरफ, ये जो हमारे पास लास्ट है ये वाला। अगेन वही बात कि ये एमीटर कैपेसिटर है, इसके साथ बाकी जो भी है उस पूरे का पूरा थेवेनिन इक्वलेंट CE, और ये पूरे का पूरा थेवेनिन इक्वलेंट, इसका मैं नाम रख रहा हूँ R स्मॉल e, ओके। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये है कि जब हम लोग इस तरह से यहाँ से देखते थे तो फिर इधर मेरे बीटा बीटा RE होता था और R1 R2 अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ आते थे। लेकिन जब मैं इधर से करंट एज्यूम करूँगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास बीटा से मैं डिवाइड करूँगा उसको। दैट मीन्स कि यहाँ R1 R2 RS जितने भी होंगे वो सारे के सारे बीटा से डिवाइड होंगे और बीटा RE वो भी बीटा से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल। लिख देता हूँ यार बल्कि। तो देखो ये क्या सिचुएशन है, RE जो ये है, यहाँ पे R इंटू कैपिटल E वैसे का वैसा आ गया। और इसके बाद आगे क्या है, यहाँ पे मेरे पास बीटा इंटू स्मॉल RE था। इसके रेजिस्टेंस ये भी ग्राउंड को चला जाएगा, ये भी ग्राउंड को, ये भी ग्राउंड को। R1 R2 और RS तीनों ग्राउंड हो जाएगा। RS डैश यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, ओह माय गॉड आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। RS डैश इक्वल टू RS पैरेलल विद R1 पैरेलल विद R2। एक सेकेंड, मॉडल पीछे रह गया। हाँ, तो RS R1 R2 ये तीनों पैरेलल में हैं इसके साथ, ओके। ये तीनों हैं पैरेलल में और साथ RE, यहाँ पे बीटा RE था लेकिन मैंने इसको बीटा के साथ डिवाइड किया हुआ है तो ये सिंपल RE बन जाएगा। और ये RE जो है इस वाली सिचुएशन में यहाँ पे इसके साथ पैरेलल में है। तो यहाँ पर जो आपके पास फ्रीक्वेंसी बनेगी FLE वो कुछ इस तरह से होगी। तो ये था सिंपल कि एक BJT एम्पलीफायर में कैपेसिटर्स का क्या रोल होता है फ्रीक्वेंसी बनाने में।
कैपेसिटर्स ही डिसाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी को, कैपेसिटर रेसिप्रोकल हैं फ्रीक्वेंसी के। अब ये आपकी बुक में ये एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एडिशनल काम बताया हुआ है इन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि ये पैराग्राफ आप लोगों ने खुद करना है। वहाँ पे उन्होंने सिर्फ यही बताया हुआ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे बाइक का पास कैपेसिटर ना होता, तो यहाँ पे आर ई होता ये वाला, तो फिर आपके पास जो गेन होता ना वो होता माइनस आर सी ओवर आर इंटू स्मॉल ई प्लस आर इंटू कैपिटल ई। आपके पास गेन इस तरह से होता, तो फिर ये ट्रीट होता यहाँ पे एज एन ओपन सर्किट, ये जो आपके पास बाईपास कैपेसिटर। ये बात थोड़ा सा पढ़ लें। नॉर्मली जो हमने गेन हम जो यूज़ करते आ रहे हैं ना, जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, वो ये वाला गेन था आपके पास। तो इसके अलावा ये आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है इसकी, बहुत आसान सी एग्ज़ाम्पल है, ये बहुत आसान टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वाला। और इंशाल्लाह अगली लैब में ना मैं आप लोगों को बॉर्डर प्लॉट सिखाऊंगा और हम थोड़ा सा बॉर्डर प्लॉट को एनालिसिस करेंगे। वहाँ पे इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी कि भाई कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है और कैपेसिटर का क्या रोल है फ्रीक्वेंसी चेंज करने में, और फ्रीक्वेंसी चेंज करने से आपके पास गेन में क्या इफ़ेक्ट आता है। ये चीज़ भी इंशाल्लाह आपको अगली लैब में समझ आएगी। ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने ज़रूर करनी है अगली क्लास में। बस ये छोटा सा FET का है, सिलेबस आपका ऑलमोस्ट बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ है। ऑप एम्स आप लोगों को करवा दूंगा थोड़े से, और ये इन क्वेश्चंस की आपने लास्ट में प्रैक्टिस करनी है प्लीज़। ये जो एंड पे क्वेश्चन दिए है ना BJT एम्पलीफायर के, तो आई थिंक आज मैं इस पर क्लोज़ कर देता हूँ BJT पे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर आपको FET कराऊँगा, और फिर लैब में मैं ज़रा बॉडी प्लॉट के बारे में भी उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। आप लोगों को भी टास्क दूंगा कुछ पढ़ने के लिए। सी यू देन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।